अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप समझिए कि कम से कम जो 70 मार्क्स में से 15 से 20 नंबर तक इस हेड से पूछे जाते हैं। जब हम करते हैं ना कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की बात जब करते हैं, कंपनी हो चाहे फर्म हो, तो ये हेड मेजर रोल प्ले करता है। और बाकी केस लॉ बेस्ड और इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस भी इसमें से अलग से पूछे जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। और जो प्रोविजंस हैं ये हैं सेक्शंस 28 से लेके 44 DB तक। प्रोविजंस क्या है? 28 से लेके सेक्शन 44 DB तक है। सेक्शन 28 बताता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये आपका है चार्जिंग सेक्शन। ये आपका है क्या? चार्जिंग सेक्शन। अब बेसिकली किसी भी इनकम को यहां टैक्स होने के लिए पहले आप किसकी एम्बिट में आ रहे हो? बिजनेस की एम्बिट में आ रहे हो, या फिर आप क्या कैरी ऑन कर रहे हो? प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हो, या फिर आप क्या कैरी ऑन कर रहे हो? प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हो। या तो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो या प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हो। तो जो बिजनेस और प्रोफेशन से जो इनकम डिराइव होगी, बिजनेस या प्रोफेशन से जो इनकम डिराइव होगी, वो क्या होगी? इस पर्टिकुलर हेड के अंदर चार्जेबल टू टैक्स होगी। बिजनेस को सेक्शन 2 क्लॉज 13 में डिफाइन किया है और प्रोफेशन को इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 36 के अंदर इंक्लूसिव मैनर में डिफाइन किया है। तो बेसिकली व्हाट बिजनेस को कैसे डिफाइन किया है? बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, ट्रेड इज डीलिंग विद द गुड्स, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। बिजनेस इंक्लूड्स क्या? ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, या एडवेंचर और कंसर्न इन नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है एसएससी outside the normal line of business, outside the normal line of business, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये क्या है? बिजनेस की एम्बिट में आ रहा है। प्रोफेशन बेसिकली इंक्लूड्स ए वोकेशन, प्रोफेशन इंक्लूड्स ए वोकेशन। ठीक है, प्रोफेशन में वोकेशन शामिल है। तो बिजनेस में ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया। ट्रेड इज बेसिकली डीलिंग विद गुड्स, कॉमर्स ट्रेड रिपीटेड इन लार्ज स्केल, कॉमर्स कहलाया जाता है। मैन्युफैक्चर में क्या होता है? ओरिजिनल कमोडिटी लूजेस इट्स एग्जिस्टेंस और न्यू कमोडिटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, जिसका सेपरेट नेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज है। तो बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, और से एनी एडवेंचर और कंसर्न इन नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। और प्रोफेशन में क्या शामिल है? वोकेशन शामिल है। प्रोफेशन में क्या शामिल है? वोकेशन शामिल है। वोकेशन बेसिकली आर्ट है। तो अब यहां देखिए सेक्शन 28 बता रहा है, सेक्शन 28 बता रहा है इनकम्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। और ये तो आपको लिस्ट करेगा कि ये इनकम स्पेसिफिकली क्या हो जाएगी? पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होंगी। चार्जिंग सेक्शन है ये, हेडिंग दे रखा है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब सेक्शन 29 बताता है कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हाउ कंप्यूटेड। कंप्यूटेशन कैसे होगी इसकी? इसकी कंप्यूटेशन होगी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30 to 43D। अब कैसे कंप्यूट कर रहे हैं देखो, सेक्शन 29 बताता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हाउ कंप्यूटेड। पीजीबीपी एड की कंप्यूटेशन कैसे होगी
ये सेक्शन 29 बता रहा है। सबसे पहले हम देखिए, ये आ रहे हैं अपने, ये पर्टिकुलर्स है, यहां पे देखिए नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है उससे आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है। अब उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपने एक्सपेंडिचर लिस्ट किए हुए डेबिट साइड में, इनकम लिस्ट की हुई है क्रेडिट साइड में। ऐसा हो सकता है कि इनकम टैक्स लॉ में सर्टेन एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंस आपने लिख दिए, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो, कैपिटल इन नेचर हो, तो कुछ खर्चे क्या है डिसअलाउ हो जाता है। कैश पेमेंट कर दिया हो आपने एक्सीडिंग 10,000 परचेज करते वक्त, तो खर्चे डिसअलाउ हो गए। तो वो एक्सपेंसेस जो आपने लिखे हुए हैं, जो कहाँ लिखे हुए हैं, डेबिटेड टू P&L अकाउंट बट नॉट अलावेबल एज पर सेक्शन 30 टू 43D। जो खर्चे डेबिट किए हैं P&L में और जो अलावेबल नहीं है वो आप एड बैक कर दोगे, वो आप क्या कर दोगे, ऐड बैक कर दोगे। इसी हिसाब से आप ऐड करोगे क्या, जो इनकम ऐड क्या कर रहे हो, इनकम टैक्सेबल अंडर दिस हेड, जो इनकम इस पर्टिकुलर हेड में टैक्सेबल है बट नॉट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, बट नॉट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, वो ऐड कर दी। इनकम जो इस साइड में टैक्सेबल है बट नॉट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, लेस क्या कर दिए अपन ने, लेस क्या कर दिए, जो अलावेबल एक्सपेंसेस हैं, जो अलावेबल एक्सपेंसेस हैं बट नॉट डेबिटेड टू P&L अकाउंट, बट नॉट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। भाई खर्चे जो अलावेबल है पर आपने क्या नहीं किया, उनको डेबिट नहीं किया है, कहाँ पे, P&L के अंदर, ये क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। और क्या लेस हो जाएगा, और लेस हो जाएगा आपका, क्या लेस हो जाएगा, क्या लेस हो जाएगा, इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, पर वो इनकम जो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है टैक्सेबल होगी हाउस प्रॉपर्टी में, डिविडेंड है अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, पर यहां क्रेडिट हुआ है बट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, ये लेस कर दिया, ये और ये लेस हो गए। तो जो अब आया रिजल्टेंट सम, जो रिजल्टेंट सम आया वो आया प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जो रिजल्टेंट सम आया वो आया प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो देखिए सेक्शन 28 जो चार्जिंग सेक्शन है वो ये आपको बता रहा है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। 28 का क्लॉज 1 क्या बोल रहा है, कौन सी इनकम्स बेसिकली 28 बता रहा है कि इस हेड में टैक्सेबल होगी। पहला जो क्लॉज है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो क्या हो गया टैक्सेबल, जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स है किसके, ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉफिट्स जो बिजनेस या प्रोफेशन एसएससी कैरी ऑन कर रहा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी हो गई क्या, कंपनसेशन है 28 के क्लॉज 2 के अंदर कंपनसेशन है। तो कंपनसेशन और एनी अदर पेमेंट, कंपनसेशन और एनी अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय
any person, compensation or other payment due to or received by any person by whatever name called, managing the whole or substantially the whole of the affairs जो of an Indian company, अगर कोई व्यक्ति है जो मैनेजमेंट कर रहा है किसका, इंडियन कंपनी के बिजनेस अफेयर्स का, और उसका टर्मिनेशन हो जाता है मैनेजमेंट का या मॉडिफिकेशन हो जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग देयर टू, तो जो कंपनसेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर हेड के अंदर क्या हो जाएगा, चार्जेबल टू टैक्स होगा। इस हिसाब से अगर आप मैनेज कर रहे हो किसी भी कंपनी के ऑफिस को इन इंडिया और टर्मिनेशन हो जाता है मैनेजमेंट का या मॉडिफिकेशन हो जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग देयर टू, तो भी जो कंपनसेशन मिलेगा वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। इसी हिसाब से एजेंसी बिजनेस है, वहाँ क्या हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है एजेंसी का या मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग देयर टू, टर्मिनेशन हो जाता है एजेंसी का या मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग देयर टू, तो जो भी कंपनसेशन मिलता है एट और इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी या मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग देयर टू, वो टैक्सेबल हो जाएगा किसमें, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में। फिर देखिए, यदि कोई कंपनसेशन मिलता है, यदि कोई कंपनसेशन मिलता है ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू बिजनेस, तो वो कंपनसेशन भी चार्जेबल टू टैक्स है, कहाँ पे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में। तो ये तो कंपनसेशन हो गए। फिर है एक है अपना एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, 28 का क्लॉज 3, ये क्या है, एक तरह से एक्सेप्शन है टू द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, दैट इज एक्सेप्शन टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। ये है बेसिकली इनकम डिराइव्ड बाय ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन, इनकम डिराइव्ड बाय क्या, ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर्स। तो यदि ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन है एंड स्पेसिफिक सर्विसेज आर परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर्स, तो ये जो इनकम आएगी वो बेसिकली टैक्सेबल हो जाएगी, कहाँ पे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में। जनरल सर्विसेज से सब्सक्रिप्शन है वो तो म्यूचुअलिटी के आधार पे एग्जेम्प्ट रहेंगे, परंतु जो स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर की जा रही है उस पर टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। देन वी आर हैविंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, जिसमें आपके ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लाइसेंसेस हो गया, ये भी क्या है, टैक्सेबल है, कहाँ पे, पीजीबीपी में। नेक्स्ट क्या है देखिए, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन, द सेम में बी कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, द सेम में बी कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, इट मे बी इन कैश और इट मे बी इन काइंड और इट मे बी पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड। तो जो भी वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट है या परक्विजिट है अराइजिंग फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, द सेम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। अब अपन ने बोला था यदि कोई सैलरी हेड में भी पढ़ाया था जब अपन ने, यदि कोई पार्टनर है फर्म का, उसको यदि सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है या रेम्यूनरेशन मिलता है, ये सैलरी हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, पार्टनर को मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, ये फर्म से मिल रहा है, तो ये उसके पीजीबीपी ऐड की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, ड्यू टू or received by a partner of a firm from such firm, to the extent it is allowed as deduction in the ends of firm, to the extent it is allowed as deduction in the ends of the firm। तो ये क्या हो जाएगी, the same would be chargeable tax under the head profits and gains of business and profession। Then we come to what, the non competing fees, 28(5) क्या बोलता है। अब देखो बेसिकली अगर ये ऊपर वाली बात ही अपन डिस्कस करें, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन, अगर फर्म के एंड में डिसअलाउ हो गई तो फर्म ने उस पर टैक्स दे दिया, तो फिर वो अमाउंट पार्टनर्स के एंड में टैक्सेबल नहीं होगा।
40 क्लॉज भी ये बताता है कि इतने इतने एक्सटेंड तक का रेम्यूनरेशन अलाउ होगा, जो असेसमेंट ऑफ फर्म्स में हम डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल चीज ये कि जो फर्म के एंड में डिसअलाउ हो गया रेम्यूनरेशन, वो पार्टनर के एंड में टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपने दे दिया 12% पर एनम से ज़्यादा, वो डिसअलाउ हो जाता है फर्म के एंड्स में, तो 12% तक ही पार्टनर के एंड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि 12% तक ऑफ पर एनम ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होता है। देन वी कम टू आवर नॉन कॉम्पिटिंग फीस एंड पेमेंट टुवर्ड्स exclusivity. So any sum whether received or receivable, any sum whether received or receivable in cash or in kind under an agreement for not carrying out any activity in relation to business or profession, or not sharing any know-how, patents, copyrights, trademarks, licenses, franchises or any other business or commercial rights of similar nature. ठीक है, तो ये जो सम मिलेगा ये क्या हो जाएगा, जो नॉन कॉम्पिटिंग फीस है और जो पेमेंट टुवर्ड्स एक्सक्लूसिविटी है, द सेम वुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड से प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसी हिसाब से एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग से एनी सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में एम्प्लॉयज़ के रिलेशन में तो प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी में के फॉर्म में टैक्सेबल हो रहा है। अगर किसी थर्ड पर्सन को ये पॉलिसी असाइन कर दी तो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गई। अदरवाइज जो भी सम एनी सम विच हैज बीन रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग से एनी सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ से बोनस ऑन सच पॉलिसी, वो चार्जेबल टू टैक्स होगा। कहाँ पे? द सेम वुड बी टैक्सेबल अंडर दी हेड प्रॉफिट्स इन गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड को किस में कन्वर्ट कर दिया? कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया। स्टॉक इन ट्रेड को किस में कन्वर्ट कर दिया? कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया। तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट है, जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट मतलब स्टॉक इन ट्रेड है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये तो बन जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटिंग पीजीबीपी, और ये एफएमवी इस सीए कैपिटल असेट की क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी जब आगे इस कैपिटल असेट को बेचोगे। तो द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज कैपिटल असेट डिटरमाइंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। फिर सेक्शन 35 AD में आप कैरी ऑन करते हो क्या? स्पेसिफाइड बिजनेस, इसमें 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाता है अदर देन लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब आपने जिस कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन ले लिया से कैपिटल असेट को आपने सेल कर दिया, तो उसकी जो सेल प्रोसीड्स है वो क्या हो जाएगी? पीजीबीपी एड में टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये क्या है? अगर आप क्या है, एनी सम वेदर रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैपिटल असेट अदर देन लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट which is demolished, destroyed, discarded or transferred, if whole of the expenditure of such capital asset has been allowed as deduction under 35 AD। फिर बात ये आती है कि अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हो, बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, और बिजनेस क्या है? स्पेक्यूलेशन का है। बिजनेस क्या है? स्पेक्यूलेशन का है। तो फिर क्या है? स्पेक्यूलेटिव बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम जनरल बिजनेस, फ्रॉम जनरल बिजनेस। जो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है वो जनरल बिजनेस से अलग रहेगा। जो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है वो जनरल बिजनेस से क्या रहेगा?
अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेस होते हैं वो स्पेक्युलेशन गेन से ही सेट ऑफ हो सकते हैं। स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेस जनरल बिजनेस प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हो सकते, और स्पेक्युलेशन बिजनेस के लॉसेस स्पेक्युलेशन गेन से ही एडजस्ट हो सकते हैं और आगे आने वाले 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट किए जा सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन बता रहा है। ये एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि वेयर स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस आर कैरिड ऑन बाय द एसएससी एज टू कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस, देन स्पेक्युलेटिव बिजनेस विल बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम से जनरल बिजनेस। तो 28 तो ये था। अब सेक्शन 145 क्या बताता है? सेक्शन 145 बताता है कि भाई व्हाट मेथड ऑफ अकाउंटिंग यू हैव टू फॉलो। जब हमने देखा था पीजीबीबी ऐड है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, assessee can follow either of the following method of accounting। ये फॉलो कर सकते हैं आइदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ अकाउंटिंग। या तो ये फॉलो करे कैश सिस्टम, या फिर ये फॉलो करेगा मर्केंटाइल सिस्टम, या फिर ये फॉलो करेगा मर्केंटाइल सिस्टम। हाइब्रिड अलाउड नहीं है। और इसके लिए सीबीडीटी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या किए? नोटिफाई किए। अगर आप उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो, नहीं तो वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं और फिर असेसमेंट कर सकते हैं इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 144। फिर देखिए मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। 145 ए बताता है कि जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होगा वो कैसे होगा? वो होगा या तो कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लेस। सो हियर फॉर पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द इनकम, फॉर पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द इनकम chargeable under the head PGBP, the valuation of inventory shall be made at lower of the actual cost। ये क्या हो गया? lower of the actual cost or net realizable value computed in accordance with ICDS as notified under 145(2)। फिर है जो भी आपके इन्वेंट्री है उसमें whatever expenditure has been incurred to bring the asset to the present location and condition, the same will form the part of the cost। So the valuation of purchase and sale of goods or services and inventory, the same will be adjusted to include any amount of tax, जो भी टैक्स है, ड्यूटी है, सेस है, फीस है, जो भी टैक्स है, ड्यूटी है, सेस है, फीस है, by whatever name called, actually paid or incurred by the SSC, by whatever name called, which has been paid or incurred by the SSC to bring the goods or services to the place of location and condition। और जहाँ तक सिक्योरिटीज़ है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ है और या फिर लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है बट नॉट कोटेड, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी यहाँ जो वैल्यूएशन होगा इन्वेंट्री का, इसका ये होगा एक्चुअल कॉस्ट पे, ये होगा एक्चुअल कॉस्ट पे। और अदर जो कोटेड सिक्योरिटीज है तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब यह इक्विटी एक हो गई कैटेगरी, डेट हो गई एक कैटेगरी, तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन होगा कैटेगरी वाइज कंपैरिजन होता है ना, इंडिविजुअल शेयर नहीं होता। इंडिविजुअल शेयर्स नहीं देखते कि कॉस्ट एनआरवी नहीं देखते किस कैटेगरी में है, तो कैटेगरी एज अ होल की कॉस्ट और एनआरवी देखी जाती है। फिर यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ हैं विच आर हेल्ड बाय शेड्यूल्ड बैंक्स या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनका जो वैल्यूएशन होगा वो एज पर गाइडलाइंस
ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। देन उनका जो वैल्यूएशन होगा, जो प्रिवलेंट गाइडलाइंस है एफ ऑफ द आरबीआई, वैसे इनका वैल्यूएशन होगा। फिर सेक्शन 145 बी बेसिकली डील करता है टैक्सेबिलिटी ऑफ वेरियस इनकम्स। तो जो इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन है या इनहेंस कंपनसेशन है, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन या एनहेंस कंपनसेशन, वो किस साल की इनकम माना जाएगा? वो माना जाएगा जब वो रिसीव हो रहा है। सिमिलरली क्लेम फॉर एस्कालेशन ऑफ प्राइस इन कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस एस्कालेशंस है उसका क्लेम है, या एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हैं, वो किस साल की इनकम होगी? वो इनकम होगी ऑफ द प्रीवियस ईयर, वो इनकम होगी ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच रीजनेबल सर्टेनिटी of realization is achieved. यहाँ पे shall be deemed to be the income of the previous year in which reasonable certainty of say realization is achieved. ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर कोई आपको असिस्टेंस मिलती है, यदि आपको कोई असिस्टेंस मिलती है इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी, ग्रांट और रिएम्बर्समेंट, यदि आपको कोई असिस्टेंस मिलती है in form of subsidy, grants or reimbursement, the same shall be deemed to be the income of the previous year. It will be deemed to be the income of the previous year in which it is received. जब ये रिसीव हो रहा है, if not charged to tax in earlier previous year. ठीक है, the same is not taxable in the earlier previous year. अब अपन ने बोला था कोई स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस अगर आप कैरी ऑन कर रहे हो एंड सेम कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस, तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस क्या माना जाएगा? डिस्टिंक्ट माना जाता है किससे? जनरल बिजनेस से। स्पेक्युलेटिव बिजनेस किससे डिस्टिंक्ट माना जाता है? जनरल बिजनेस से डिस्टिंक्ट माना जाता है। तो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस क्या हो गए? बेसिकली स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस मींस ट्रांजैक्शंस इन विच कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ से any commodity, purchase or sale of any commodity, including stocks and shares, including say stocks and shares, is periodically or ultimately settled otherwise than by way of say actual delivery. The same is periodically or ultimately settled otherwise than by way of say actual delivery or transfer of commodity or scrips. So speculative transactions means transaction in which contract for purchase or sale of any commodity including stocks and shares, ये क्या होता है? पीरियोडिकली और डिलीवरी लेना डिलीवरी देना नहीं होता है। गेन लॉस का उसमें क्या हो जाएगा? एडजस्टमेंट हो जाएगा प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण से। परंतु ये ट्रांजैक्शंस को स्पेक्युलेटिव नहीं माना जाता। जो हेजिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज, इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स और मर्केंडाइज टू गार्ड अगेंस्ट फ्लक्चुएशंस due to future price fluctuations loss, to guard against loss. That is what in a contract in respect of raw materials या merchandise entered into by a person in course of manufacturing or merchanting business to guard against loss through future price fluctuations. ठीक है, इसी हिसाब से हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स, दे विल ऑल्सो नॉट बी रिगार्डेड एज स्पेक्युलेटिव। फ्यूचर फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए इंक्लूडिंग से जॉबिंग एंड आर्बिट्रेज, ट्रेडिंग एंड डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस। तो ये ट्रांजैक्शन स्पेक्युलेटिव नहीं है। अदरवाइज अगर आप बिना डिलीवरी लिए दिए सेटलमेंट कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस के एम्बिट में आएगा। एंड स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम से जनरल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सेक्शन 29 के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर रखे थे कि किस तरह से प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन की कंप्यूटेशन होती है, किस तरह से होती है। सबसे पहले हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। उसमें जो भी आपने एक्सपेंडिचर डेबिट किया है, जो अलावेबल नहीं है,
एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट वो एड बैक हो जाता है। इसी हिसाब से जो इनकम्स जो आपने क्रेडिट नहीं किए पी एंड एल अकाउंट में बट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, इनकम्स नॉट क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट बट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, वो एड बैक हो जाता है। क्या लेस हो जाता है? अलावेबल एक्सपेंसेस बट नॉट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, allowable expenses but not debited to P&L account, incomes not taxable under this head but credited to say P&L account। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट सम आएगा वो क्या कहलाया जाएगा? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कहलाया जाएगा। अब बात आती है हमारे पास सेक्शन 30। सेक्शन 30 बोलता है रेंट, रेट्स, टैक्सेस, repairs and insurance of building। so जो रेंट है, रेट्स है, टैक्सेस है, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी। रेंट है, रेट्स है, टैक्सेस है, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी, द सेम वुड बी अलाउड एज डिडक्शन। रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग यूज की जा रही है किसके लिए? बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। अगर आपने किराए पे ली है बिल्डिंग तो जो रेंट आप पे कर रहे हो, और अगर आपने एक्सपेंडिचर बी एंड यू हैव अंडरटेकन टू बी एज एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स तो वो भी अलाउ हो जाएगा। ठीक है, पर कैपिटल नेचर का खर्चा अलाउ नहीं होगा। और जो भी टैक्सेस वगैरह है का डिडक्शन जो मिलेगा शैल बी subject to provisions of section 43B, ये है डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस, दैट विल बी सब्जेक्ट टू 43B, डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस। पेमेंट हो जानी चाहिए कब तक? पेमेंट हो जाना चाहिए ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, देन इट वुड बी अलाउड एज डिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर टू विच इट रिलेट्स, अदरवाइज द सेम वुड बी अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर ऑफ पेमेंट। फिर बात आती है हमारे पास क्या? प्लांट और मशीनरी और फर्नीचर। अगर आपने कोई प्लांट और मशीनरी और फर्नीचर अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए काम में ले रहे हो, प्लांट और मशीनरी और फर्नीचर अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए काम में ले रहे हो, तो उसके रिलेशन में जो आपने रिपेयर्स और इंश्योरेंस कराया है, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर दिस इज यूज फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी, द सेम वुड बी अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, परंतु कैपिटल एक्सपेंडिचर को कोई डिडक्शन आपको एडमिसिबल नहीं होगा। अब इसमें यदि आपने एंटायर बिल्डिंग, एंटायर प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, सो सेक्शन 38 क्या बताता है? जो सेक्शन 30 में खर्चा है, रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, सेक्शन 31 में इंश्योरेंस प्लांट एंड मशीनरी का जो आपने रिपेयर्स और इंश्योरेंस का खर्चा है, या 32 में जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है, सेम विल बी मेड प्रोपोर्शनेट। To extend the say plant and machinery, building या फर्नीचर जो यूज किया जा रहा है किसके लिए? बिजनेस के लिए। ठीक है, 31 तो ये था, तो ये अभी अपन ने 31 तक के बारे में क्या है डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट देखिए, दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां हम डिस्कशन करेंगे एक तो सेक्शन 32 का डेप्रीसिएशन का, एक हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन 43(6) का WDV का, एक डिस्कशन करेंगे सेक्शन 43(1) का जो एक्चुअल कॉस्ट है। तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स में जो डेप्रीसिएशन मिलता है, इनकम टैक्स में
ये जो डेप्रिसिएशन मिलता है वो असेट पे, ब्लॉक ऑफ असेट पे डेप्रिसिएशन मिलता है। और ब्लॉक ऑफ असेट को टर्म 2 क्लॉज 11 में डिफाइन किया है। तो बेसिकली ब्लॉक ऑफ असेट क्या होता है? मीन्स अ ग्रुप ऑफ असेट फॉलिंग विद इन द क्लास ऑफ असेट। जो कि टेंजिबल असेट्स है उसमें क्लास आ रही है, जिसमें आपकी बिल्डिंग आ गई, प्लांट एंड मशीनरी आ गई, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आ गए, और इंटेंजिबल्स आ गए अदर देन गुडविल। ठीक है, गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। इसमें सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रिस्क्राइब्ड हो। सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? प्रिस्क्राइब्ड हो, जिसमें सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रिस्क्राइब्ड हो। So basically depreciation is allowed on the assets or block of asset. The asset or the block of asset must be used for the purpose of business or profession at any time during the previous year. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो एडमिजिबल होगा वो असेट पे या ब्लॉक ऑफ असेट पे डेप्रिसिएशन एडमिजिबल होगा। असेट या ब्लॉक ऑफ असेट the same must be used for the purpose of business or profession at any time during the previous year. Asset जो है the same must be owned wholly or partly by the assessee. Asset must be owned wholly or partly by the assessee. Or depreciation is allowed on the WDV of the asset, written down value of the block of the asset at the prescribed rates. जो rates है prescribed उस पर depreciation admissible होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है, पहले ही साल के लिए एप्लीकेबिलिटी है कि इन केस इफ एनी असेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यदि कोई असेट आपने एक्वायर किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days and is put to use for less than 180 days, depreciation on such asset shall be calculated at half of block rate. ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन सच एसेट कैन बी कैलकुलेटेड हाफ ऑफ द ब्लॉक रेट। अगर सपोज कीजिए आपने कोई एसेट है वो 15 दिसंबर से खरीद के यूज किया, तो इस फाइनेंशियल ईयर में ये एसेट 180 दिन से कम काम में आ रहा है। ये एसेट की कीमत थी 10 लाख रुपए, ब्लॉक रेट है 15%। इस 10 लाख पे डेप्रिसिएशन कितने परसेंट से मिलेगा? 7.5% से मिलेगा। सो बेसिकली डेप्रिसिएशन इज एडमिसिबल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। पहली बात है, जो असेट है द सेम मस्ट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर कोई असेट हैज बीन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, असेट को आपने एक्वायर किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड सेम इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, then only 50% of the depreciation calculated at prescribed rates will be allowed. फिर depreciation जो होगा आपको 50% of the block rate मिलेगा। अब जो assets है they must be owned wholly or partly by the assessee. Depreciation is allowed on fractional ownership also. Depreciation is allowed on fractional ownership also. ठीक है, the depreciation shall be allowed on the WDV of the block of the asset. Depreciation जो अलाउ होगा वो किस पे अलाउ होगा? WDV of the block of the asset calculated at prescribed rates, except in case of power generating undertakings, जो कि जिन्होंने 32(1)(1) में स्ट्रेट लाइन मेथड पे ऑप्शन लिया है उनको SLM बेसिस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब डेप्रिसिएशन जो मिल रहा है वो ब्लॉक ऑफ असेट पे मिल रहा है,
ब्लॉक ऑफ असेट की WDV पे मिल रहा है। तो ब्लॉक ऑफ असेट मीन्स व्हाट? ग्रुप ऑफ असेट्स। ब्लॉक ऑफ असेट मीन्स व्हाट? ग्रुप ऑफ असेट फॉलिंग विद इन अ क्लास ऑफ असेट, फॉलिंग विद इन अ क्लास ऑफ असेट। ये ग्रुप ऑफ असेट है, फॉलिंग विद इन अ क्लास ऑफ असेट, कंप्राइजिंग ऑफ टेंजिबल असेट्स या इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल में आ गए बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। इंटेंजिबल्स में आ गए नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजेस और एनी अदर बिजनेस और कॉमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर, नॉट बीइंग गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, not being goodwill of say business or profession, in respect of which same rate of depreciation is prescribed, in respect of which say same rate of depreciation is prescribed। ठीक है, ओके, जिसपे सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो? प्रिस्क्राइब्ड हो। अब बात आती है एट व्हाट रेट्स डेप्रिसिएशन इज एडमिसिबल। तो बेसिकली बिल्डिंग में जो जनरल रेट है, मैं जनरल रेटों की बात करें, या जनरल रेट जो बिल्डिंग की आती है वो है 10%। फर्नीचर एंड फिक्सचर में भी, फर्नीचर में भी जो जनरल रेट आ रही है वो 10% आ रही है। प्लांट एंड मशीनरी में जो जनरल रेट आ रही है वो 15% आ रही है। और इंटेंजिबल असेट में जो जनरल रेट आ रही है वो कितनी आ रही है भैया? कितनी आती है? 25% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है। वैसे बिल्डिंग्स which are used for mainly for residential purpose, buildings which are used mainly for residential purpose except hotel buildings and boarding houses, तो बिल्डिंग पे 5% की रेट से डेप्रिसिएशन मिल रहा है। जो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए नहीं काम में ली जा रही है वहाँ 10% है। जो बिल्डिंग्स एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 September 2002 फॉर इंस्टॉलिंग मशीनरी और प्लांट फॉर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हो गया, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम हो गया, एंड यहाँ 40% है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, प्योरली टेम्परेरी इरेक्शंस सच एज वुडन स्ट्रक्चर्स, वहाँ 40% है। फर्नीचर और फिटिंग्स में 10% की रेट से क्या मिल रहा है? डेप्रिसिएशन एडमिसिबल है फर्नीचर एंड फिटिंग्स में। प्लांट एंड मशीनरी में जो मोटर बसेस है, मोटर लॉरीज है, मोटर टैक्सीज है, यूज इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, या 30% की रेट से डेप्रिसिएशन है। और ये इस पीरियड में एक्वायर की गई हो 23 अगस्त 2020 से लेके 1/4/2021 के बीच में। 23 अगस्त 2020 से लेके 1/4/2021 के बीच में यह रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 45% है। एरोप्लेन्स और एरो इंजन्स पे 40% है। एयर पोल्यूशन स्पेसिफाइड एयर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे 40% है। सॉलिड वेस्ट कंट्रोल इक्विपमेंट एंड सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग रिसोर्स रिकवरी सिस्टम्स पे 40% है। एनर्जी सेविंग डिवाइसेस है उस पर क्या है? 40%। एनर्जी सेविंग डिवाइसेस पे क्या है? 40% है। मोटर कार्स पे जनरल रेट 15% है। वैसे 23 अगस्त 2020 से 1/4/21 के बीच में एक्वायर की गई है तो 30% है। कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे 40% है। प्रिंटर भी इसमें शामिल है। देन एनुअल पब्लिकेशंस बुक्स पे कोई सी बुक्स हो 40% की रेट से क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स पे भी 40% की रेट से डेप्रिसिएशन है। प्लांट एंड मशीनरी की जनरल रेट 15% है। वेसल्स पे, शिप्स पे, स्पीड ऑपरेटिंग बोट्स पे, स्पीड बोट ऑपरेटिंग ऑन इनलैंड वाटर, वहाँ 20% है। फिर है नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंसेज, franchises or any other business or commercial rights of similar nature not being goodwill of business or profession। goodwill of business or profession पे कोई depreciation एडमिसिबल नहीं है। अदरवाइज ब्लॉक रेट क्या है? 25% है। नो डेप्रिसिएशन is admissible on goodwill of business और प्रोफेशन। गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन पे कोई डेप्रिसिएशन एडमिसिबल नहीं है। अब जो अपना डेप्रिसिएशन मिलता है वो मिलता है कैसे? WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट पे। डेप्रिसिएशन इज एडमिसिबल
ऑन WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट। समझो, सपोज कीजिए कोई प्लांट एंड मशीनरी है, जिसकी ब्लॉक रेट है 15%। अब बिगिनिंग में डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसमें P1, P2, P3, P4 4 प्लांट थे एज ऑन 1 अप्रैल। सपोज करो इसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू आ रही थी, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल असेट पे तो मिलता नहीं है, यहाँ ब्लॉक ऑफ असेट पे मिलता है। तो इसकी सपोज कीजिए वैल्यू आ रही थी 25 लाख रुपए। अब अपन ऐड क्या करते हैं, यहाँ एक्चुअल कॉस्ट ऐड करते हैं। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 43(1) में एक्चुअल कॉस्ट जोड़ी जाती है। सिर्फ 15 लाख रुपए की असेट की जो एक्चुअल कॉस्ट है, ये अपन ने नई प्लांट खरीदी P5, ये P5 खरीदी, तो ये आ गया 40 लाख रुपए, ये आ गया 40 लाख रुपए। ठीक है, ये P5 खरीदी, इसमें से ये खरीदी और पुट टू यूज करिए 1 जुलाई को। 1 जुलाई को ही काम में ले गए। कोई भी एसेट इसमें बेचते हो जो भी सेल प्रोसीड होती है ना एसेट की, से अपन ने P1 बेच दी, P1 बेच दी 2,80,000 रुपये, इसमें से रिड्यूस कर देंगे, ये आ जाएगी WDV, ये आ जाएगी WDV। कितनी आ गई, $37,20,000। इस पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे एट रेट ऑफ 15%। इस पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे एट रेट ऑफ से 15%। ये आ जाएगी 5,58,000 रुपये। ये आ जाएगी क्या, 5 लाख और से 58,000 रुपये। अब हम क्या बोल रहे थे कि इन केस asset is acquired during the previous year, हम क्या बोल रहे थे, in case asset is acquired during the previous year and put to use for less than 180 days। यदि आपने एसेट एक्वायर किया है प्रीवियस ईयर में और पुट टू यूज फॉर लेस देन से 180 डेज है, तो उस केस के अंदर उस पर्टिकुलर एसेट पे डेप्रिसिएशन हाफ ऑफ ब्लॉक रेट रहेगा। अगर ये 1/12 को यूज में लिया जाता नया प्लांट, तो ये 15 लाख पे तो आपको मिल जाता कितना, 7.5%। और बची हुई जो WDV है 37,20,000 की WDV थी, उसमें से 15 लाख को तो आपने 7.5 दोगे, बची हुई जो WDV है उस पर 15% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। और अगर आपने कोई यही एसेट ही बेच दिया, सपोज करो या यही केस है, ये 25 लाख था, 15 लाख का ये नया खरीदा, जो कि 1 दिसंबर को काम में लिया गया, जो कि 1 दिसंबर को काम में लिया गया। ये बच गए आपके कितने, 40 लाख। जो P1 है उसको आपने बेच दिया, कितने में बेच दिया, 2880 में बेच दिया। तो अब जो बचा है 1120,
ये हमेशा किसका माना जाएगा? नए प्लांट का माना जाएगा। ये हमेशा न्यू प्लांट का माना जाएगा। अब इस पे क्या मिलेगा? 7.5% से मिलेगा। अब अगर सपोज कीजिए all the assets falling within the block are sold. Falling within the block are sold. सारे के सारे assets falling within the block are sold, then no depreciation will be admissible. As block does not exist. उस केस में block does not exist. As block does not exists. जो गेन होगा ज्यादा प्रोसीड्स आने पे या लॉस होगा कम प्रोसीड्स आने पे, वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस होगा। अगर एनी एसेट इन ब्लॉक इज सोल्ड एंड सेल प्रोसीड्स एक्सीड करती है किससे? WDV ऑफ ब्लॉक से। सेल प्रोसीड एक्सीड करती है किससे? WDV ऑफ ब्लॉक से। तो जो रिजल्टेंट सम होता है वो क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। रिजल्टेंट सम क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। अब देखिए, हम लोग पहले WDV का डिस्कशन कर रहे हैं। WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट पे आपको क्या मिल रहा है? डेप्रिसिएशन मिल रहा है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? द एग्रीगेट WDV ऑफ ऑल द असेट्स फॉलिंग विद इन दैट ब्लॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये आ गई। इसमें अपन ने ऐड कर दिया क्या? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी असेट फॉलिंग विद इन दैट ब्लॉक नॉट बीइंग इंक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल, क्योंकि गुडविल पे तो डेप्रिसिएशन मिलता ही नहीं है। तो एक्चुअल कॉस्ट अपन ने जोड़ दी विच इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। लेस आ गया क्या? मनीज पेएबल इंक्लूडिंग स्क्रैप इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी असेट फॉलिंग विद इन दैट ब्लॉक विच इज सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड द सम ऑफ द अबव टू। ठीक है, ये आ जाएगी WDV एट द एंड ऑफ द ईयर। ये आ जाएगी WDV एट द एंड ऑफ द ईयर। इस पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अब एक होती है क्या? स्लम सेल। एक होती है क्या? स्लम सेल। जैसे XYZ लिमिटेड है, इसके 3 डिवीजन है। केमिकल डिवीजन है, टेक्सटाइल डिवीजन है, पेपर है। ब्लॉक सबका एक साथ चल रहा है। ब्लॉक सबका क्या है? एक साथ चल रहा है। ब्लॉक सबका एक साथ चल रहा है। ठीक है, अब इसने क्या किया? इस पेपर को डिवीजन को, पूरे के पूरे को, पेपर डिवीजन को सेल कर दिया। पूरे के पूरे पेपर डिवीजन को सेल कर दिया फॉर लमसम कंसिडरेशन। जिसमें इसकी लैंड भी गई, बिल्डिंग भी गई, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, डेटर्स, अदर असेट्स, सारी लायबिलिटीज़, ये सब बेच दिया इसने सिर्फ 500 लाख में। अब अपने को ये देखना है कि अपने को प्लांट एंड मशीनरी के ब्लॉक में कितना लिखें, क्या सेल प्रोसीड माने, क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यूज असाइन की ही नहीं गई है इसमें। तो इस केस के अंदर जब स्लम सेल होती है तो यही प्लांट एंड मशीनरी का असेट जो गया, ओनली असेट होता ब्लॉक में।
क्योंकि ब्लॉक में तो और भी पड़े, टेक्सटाइल का भी है, केमिकल का भी है, पेपर का भी है। यही एसेट अगर ओनली एसेट होता ब्लॉक में, तो उसकी जो WDV आ रही है, निकालो कि एज इफ द एसेट इज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक, उसकी WDV निकालो और वो क्या कर दो, सेम विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम WDV ऑफ ब्लॉक। ये रिड्यूस कर दोगे आप किससे, WDV ऑफ ब्लॉक से। हावेवर सच रिडक्शन कैन नॉट एक्सीड WDV ऑफ ब्लॉक। ये रिडक्शन किससे ज्यादा नहीं हो सकता, ब्लॉक की WDV से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो देखिए WDV इन केस ऑफ स्लम सेल, तो WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट इज टू बी कंप्यूटेड एज अबव। देन फ्रॉम दैट आपको क्या है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉलिंग विद इन द ब्लॉक, जो ट्रांसफर किया गया है स्लम सेल में, वो निकालना है। किसमें से, उसमें से क्या रिड्यूस करना है, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो ब्लॉक की WDV में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पर जो मैक्सिमम रिडक्शन है, जो मैक्सिमम रिडक्शन है, इट कैन नॉट एक्सीड व्हाट, द WDV ऑफ द ब्लॉक। जो मैक्सिमम रिडक्शन है वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इस केस में WDV ऑफ ब्लॉक से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब 43(6) के अंदर एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, 43(6) के अंदर एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं जिसमें आपको WDV निकालनी है। सबसे पहले देखिए, अगर सक्सेशन हो जाता है बिजनेस का, सक्सेशन और हो जाता है बिजनेस का रेफर्ड अंडर 170, यदि सक्सेशन हो जाता है बिजनेस का रेफर्ड अंडर 170, तो जो प्रीडिसेसर की WDV है, जो प्रीडिसेसर की WDV है वही क्या बन जाएगी, सक्सेसर की WDV बन जाएगी। जो प्रीडिसेसर की WDV है वही क्या बन जाएगी, सक्सेसर की क्या बन जाएगी, WDV बन जाएगी। इसी हिसाब से अगर होल्डिंग कंपनी से ब्लॉक ऑफ से ट्रांसफर होता है सब्सिडरी कंपनी को, सब्सिडरी से होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर होता है, फुलफिलिंग द कंडीशंस लेट डाउन अंडर 47(4) या 47(5), फुलफिलिंग द कंडीशंस लेट डाउन अंडर 47(4) या 47(5), जो ट्रांसफरर की WDV है वही क्या बन जाएगी, ट्रांसफरी की WDV बन जाएगी। या बेसिकली सब्सिडरी होती है 100% सब्सिडरी, और ट्रांसफरी कंपनी क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। इसी हिसाब से अमलगमेशन में ट्रांसफर, इसी हिसाब से अमलगमेशन में ट्रांसफर, तो जो अमलगमेटिंग कंपनी की WDV है वही क्या बन जाएगी, अमलगमेटेड कंपनी की WDV बन जाएगी। डिमर्जर में, डिमर्जर में जो डिमर्ज कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी को एसेट्स ट्रांसफर हुए, तो जितने एसेट्स ट्रांसफर हुए उनकी जो WDV है वही क्या है, रिजल्टिंग कंपनी की WDV बन जाएगी। इसी हिसाब से डिमर्ज कंपनी की WDV क्या हो जाएगी, जो जैसे टोटल WDV थी बिफोर डिमर्जर 180 लाख थी, उसमें से 60 लाख किसको चले गए, रिजल्टिंग कंपनी को चले गए, तो 120 लाख रुपए हो जाएगी। देन अब अगर सपोज कीजिए कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का विच इज गवर्न बाय सोसाइटी, उसका कन्वर्जन हो जाता है किसमें, कंपनी में, उसका कन्वर्जन हो जाता है किसमें, कंपनी के अंदर। तो उस पर्टिकुलर सरकमस्टांस के अंदर, उस पर्टिकुलर सरकमस्टांस के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज की एसेट की कॉस्ट है वही क्या बन जाएगी, कंपनी के एसेट की कॉस्ट बन जाएगी। जो स्टॉक एक्सचेंज में एसेट की कॉस्ट है वही क्या है, कंपनी के एसेट की कॉस्ट बन जाएगी। इसी हिसाब से कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है
या अनलिस्टेड कंपनी है, इसका कन्वर्जन हो जाता है किसमें, एलएलपी में। इसका कन्वर्जन हो जाता है किसमें, एलएलपी में। तो उस पर्टिकुलर सरकमस्टांस के अंदर जो डब्ल्यूडीवी है ऑफ ब्लॉक ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, वही क्या बन जाएगी, डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक बन जाएगी ऑफ एलएलपी, वही डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक बन जाएगी एलएलपी। अगर सपोज कीजिए आप कंपोजिट बिजनेस में लगे हुए हो, जिसमें एग्रीकल्चर भी है और बिजनेस भी है, जैसे टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी है, जिसमें 60-40 है, 60% एग्रीकल्चर है, 40% बिजनेस है। तो अब ये कह रहे क्या हैं, ये कह रहे हैं कि अगर शुरुआत मतलब पूरा का पूरा बिजनेस इनकम ही होती, भाई वो एसएससी बोल रहा है कि भाई एग्रीकल्चर तो एग्जेम्प्ट है, उस एक्सटेंट तक का तो डेप्रिसिएशन मैंने लिया ही नहीं है, तो मैं जो डेप्रिसिएशन अलावेबल है वही घटाऊंगा डब्ल्यूडीवी में से जितना बिजनेस में अलाउ हुआ। सपोज करो 100 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है, 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, वो कह रहा है कि मैं 15 लाख क्यों घटाऊं, मेरा तो सिर्फ 40% ही अलाउ हुआ है बिजनेस में, 60% तो एग्रीकल्चर है, तो मैं तो 100 में से कितना घटाऊंगा, 6 लाख ही घटाऊंगा। तो ये कह रहे हैं नहीं भैया, अगर इस तरह का कंपोजिट बिजनेस है तो ये मानो कि एंटायर इनकम ही अगर बिजनेस इनकम होती, एंटायर इनकम ही बिजनेस इनकम होती, जितना डेप्रिसिएशन घटता, अगर ये एंटायर बिजनेस इनकम होती तो 15 लाख घटता, तो ये 85 लाख रुपए ही आपकी डब्ल्यूडीवी होगी। और अगर सपोज कीजिए assessee was covered in exemption earlier, इन अर्लियर ईयर्स उसकी इनकम क्या थी, एग्जेम्प्ट थी, नाउ ये हो गई टैक्सेबल। तो जो डब्ल्यूडीवी कैसे भी निकालोगे, एक्चुअल कॉस्ट जो थी एसेट की लेस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड इन बुक्स, ठीक है, वो लेस हो जाएगा। और अगर कोई रिवैल्यूएशन किया हुआ है, अगर कोई रिवैल्यूएशन किया हुआ है तो उसके इम्पैक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जैसे सपोज करो 10 लाख का एसेट था, आपने इसको अपवर्ड वैल्यू कर लिया, 5 लाख रुपए आपने इसके अपवर्ड वैल्यू कर लिए, आपके 15 लाख रुपए लिख दिया आपने, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1.5 लाख रुपए, अभी आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1350। वो कह रहा है कि जो अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया उसको हटाओ, 5 लाख रुपए हटाओ, और जो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया 10% से 50,000 रुपये वो ऐड कर दो, तो अब आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 लाख रुपए। यानी कुल मिला के अगर ये रिवैल्यूएशन ही नहीं हो रहा होता तो 10 लाख पे रेट क्या लिया अपन ने, 10% ही लिए, तो 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लेस होता। तो जो 9 लाख रुपए आ रही है यही आपकी डब्ल्यूडीवी होगी, जो आगे आपको डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबिलिटी आएगी। तो ये अभी अपन ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया है, डब्ल्यूडीवी तक डिस्कस कर लिया, अभी डेप्रिसिएशन पूरा नहीं हुआ है, एक्चुअल कॉस्ट अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वी वर डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कंसेप्ट हम कर रही थी डिस्कस, जिसमें अपन ने बोला था कि जो डब्ल्यूडीवी है उसकी डब्ल्यूडीवी पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, और डब्ल्यूडीवी में क्या था, डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर करते हैं हम, फिर ऐड करते हैं क्या, एक्चुअल कॉस्ट, ऐड करते हैं क्या, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब एक्चुअल कॉस्ट को सेक्शन 43(1) के अंदर डिफाइन किया गया है। एक्चुअल कॉस्ट मीन्स व्हाट, एक्चुअल कॉस्ट मीन्स
परचेज प्राइस ऑफ द एसेट। एक्चुअल कॉस्ट क्या हो गई? परचेज प्राइस हो गई। जो भी एक्सपेंडिचर अपन ने इनकर किया है टू ब्रिंग द असेट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, द सेम विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। अब सपोज कीजिए आपने कोई कैपिटल एसेट एक्वायर किया। कितने का एसेट एक्वायर किया आपने? 15 लाख रुपए का एसेट एक्वायर किया, और इसके इंस्टॉलेशन के खर्चे लगे 2.5 लाख रुपए। तो ये 2.5 लाख रुपए भी ऐड हो जाएंगे, ये 17.5 लाख रुपए हो जाएगा। ये 2.5 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे और ये 17.5 लाख रुपए हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट एक्चुअल कॉस्ट मींस व्हाट? द परचेज प्राइस ऑफ द एसेट। हाउएवर, where an assessee incurs any expenditure for acquisition of any asset or part thereof, where an assessee incurs any expenditure for acquisition of any asset or part thereof, in respect of which payment या aggregate of payments made to a person in a day, in respect of which payment या aggregate of payments made to a person in a day otherwise than by way of account pay check या account pay bank draft या use of electronic clearing system through a bank account or through other electronic mode as prescribed exceeds rupees 10,000। अगर ये किससे ज़्यादा है? 10,000 रुपये से ज़्यादा है, such expenditure shall not form the part of the actual cost of the asset। ये expenditure will not form the part of the actual cost of the asset। तो अगर आपने कोई पैसा दिया, परचेज किया कोई एसेट, और वो कैश में कर लिया, और एक पर्सन को 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर आपने पेमेंट किया है, ठीक है, तो ये एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। तो हाउएवर, व्हेन असेसी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी असेट और पार्ट देयरऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेमेंट या एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स मेड टू अ पर्सन इन अ डे अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट या यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज प्रिस्क्राइब्ड, तो जहाँ आप पेमेंट कर रहे हो वो एक्सीड कर रहा है 10,000 रुपये से, तो सच एक्सपेंडिचर इट विल शैल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब उसके अलावा देखिए, जो भी आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है टू ब्रिंग द असेट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, द सेम शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। इसके अलावा अगर आपने कोई एक्सप्रेशन 8 ये बोलता है कि अगर आपने कोई कैपिटल बोरो करी है, यदि आपने कोई कैपिटल बोरो करी है, तो जो भी आपने कैपिटल बोरो करी है, यदि आप कैपिटल बोरो कर रहे हो और उस केस के अंदर क्या है, इंटरेस्ट जो रिलेट कर रहा है कैपिटल बोरोड से बिफोर द असेट इज पुट टू यूज, interest relating to capital borrowed before the asset is say put to use, the same shall be added to the actual cost. The interest on capital borrowed in connection with acquisition of an asset before the asset is put to use, the same will be added in the actual cost. जैसे सपोज कीजिए 1 अप्रैल को आपने कैपिटल बोरो करी, कितनी कैपिटल बोरो करी? 25 लाख रुपए बोरो करी एट रेट ऑफ 12% पर एनम असेट को खरीदने के लिए। असेट इज पुट टू यूज ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को असेट काम में ले लिया अपन ने, तो अब ये 25 लाख रुपए पे जो ब्याज है 12% पर एनम से अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का जो ब्याज है, यानी 1.5 लाख रुपए, वो असेट की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। सपोज करो असेट 40 लाख का था, तो अब असेट की एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 41,50,000 रुपये हो जाएगी। ये एक्सप्रेशन 8, इस तरह से एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उसमें ये एक्सप्रेशन 8 है। उसके बाद आती है बात क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट अपन ने पढ़ा था जीएसटी में। अगर सपोज कीजिए आपने 20 लाख का असेट था, उस पर 18% जीएसटी दिया है, 3,60,000 रुपये। ये परचेज प्राइस क्या है? परचेज प्राइस क्या है? 23,60,000 रुपये। परचेज प्राइस क्या है? 23,60,000 रुपये है परचेज प्राइस। तो उस पर्टिकुलर सरकमस्टांस में
3,60,000 रुपए का आपने क्या ले लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। 3,60,000 का अपन ने क्या ले लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। तो 20 लाख रुपए की एक्चुअल कॉस्ट पे ही आपको क्या है, डेप्रिसिएशन मिलेगा। 20 लाख रुपए की एक्चुअल कॉस्ट पे ही क्या है, आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। डेप्रिसिएशन विल बी एलिजिबल ऑन ₹20 lakhs। तो देखिए इसमें क्या कर देंगे हम, लेस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज, द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज और एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स लेवीड ऑन इट एंड इंक्लूडेड द कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सैनवेट क्रेडिट। आपकी डेट में ये तो जीएसटी हो जाएगा, ये एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स यानी इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया जो इंपोर्ट पे लगता है, जिसमें सैनवेट की जगह आ गया इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया है, तो वो द सेम विल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। इसी हिसाब से लेस पोर्शन ऑफ कॉस्ट which has been met directly or indirectly, which has been say met directly or indirectly by central government or state government or any authority under any law for the time being in force in form of subsidy, grant या reimbursement। सपोज कीजिए आपने कोई परचेज किया एसेट, $25 लाख का, ये सोलर पावर प्लांट था और गवर्नमेंट ने दे दी आपको सब्सिडी, गवर्नमेंट ने दे दी आपको सब्सिडी। कितनी सब्सिडी दे दी, 2.5 लाख रुपए की। तो दिस कॉस्ट हैज बीन मेट बाय द गवर्नमेंट। तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी, आपकी उस पे केस के अंदर एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी 22 लाख और 50,000 रुपये। एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी 22 लाख और 50,000 रुपये। तो देखिए द पोर्शन ऑफ कॉस्ट लेस क्या, पोर्शन ऑफ कॉस्ट विच हैज बीन मेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, विच हैज बीन मेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या एनी अथॉरिटी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स in form of say subsidy, grant और reimbursement, in form of say subsidy, grant और reimbursement। अगर ये सब्सिडी, ग्रांट या रिएम्बर्समेंट आपको मिली एंड सेम इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेबल टू एक्विजिशन ऑफ द एसेट, सेम इज से नॉट डायरेक्टली रिलेटेबल टू एक्विजिशन ऑफ द एसेट, सेम इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेबल टू एक्विजिशन ऑफ द एसेट, देन द अमाउंट टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट शैल बी व्हाट। देखो टोटल अमाउंट ऑफ सब्सिडी आपको मिली है 25 लाख रुपए, टोटल इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है 50 लाख का, तो 12.5 लाख रुपए प्रोपोर्शनेटली इसमें से कम हो जाएंगे। तो क्या हो गया इस फॉर्मूला से, टोटल अमाउंट ऑफ सब्सिडी, ग्रांट या रिएम्बर्समेंट डिवाइडेड बाय क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट, डिवाइडेड बाय क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट फॉर विच सच सब्सिडी, ग्रांट और रिएम्बर्समेंट हैज बीन गिवन इनटू कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल असेट। अब अगर आपने कोई असेट एक्वायर किया है फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया, अगर आपने कोई असेट एक्वायर किया है फ्रॉम सोर्स आउटसाइड इंडिया और जिसको खरीदने के लिए आपने फॉरेन करेंसी लोन लिया है, जिसको खरीदने के लिए आपने क्या लिया है, फॉरेन करेंसी लोन लिया है, एंड देयर इंक्रीज और डिक्रीज इन द लायबिलिटी। जब आप लोन का रीपेमेंट कर रहे हो, लायबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, देयर इंक्रीज या डिक्रीज इन द लायबिलिटी ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में जितनी लायबिलिटी बढ़ेगी, जितनी लायबिलिटी घटेगी, सेम विल बी एडेड या रिड्यूस्ड फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट। तो देखिए फॉरेन करेंसी लोन अगर आपने लिया और इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, अगर लायबिलिटी बढ़ गई, लोन लिया था आपने यूएस डॉलर से 1 लाख का, रीपेमेंट कर रहे हो उस समय लिया था 78 के हिसाब से, और जब रीपेमेंट कर रहे हो तब डॉलर का भाव हो चुका है 80 से, $10,000 आपने रीपे किया तो लायबिलिटी बढ़ गई आपकी कितनी, 2 रुपये के हिसाब से, तो 20,000 रुपये कॉस्ट में जुड़ जाएंगे, WDV में जुड़ जाएंगे, और अगर लायबिलिटी कम हो जाएगी तो घट जाएंगे। तो ये 43A बता रहा है।
एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट अगर लायबिलिटी बढ़ती है या घटती है ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, तो ये आपको ऐड लेस करना है असेट की कॉस्ट में से। उसके अलावा देखिए सेक्शन 43(1) के अंदर जो एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं एक्चुअल कॉस्ट की डिटर्मिनेशन करने के लिए, अगर कोई असेट आपने क्या लिया था, साइंटिफिक रिसर्च के लिए लिया था, असेट आपने क्या लिया था, साइंटिफिक रिसर्च के लिए लिया था। साइंटिफिक रिसर्च में 35(1)(4) में आपको क्या मिल जाता है, 100% डिडक्शन मिल जाता है। 5 लाख रुपए का असेट आपने लिया था, पूरे के पूरे 5 लाख रुपए का आपको क्या मिल गया, डिडक्शन मिल गया। पूरे के पूरे 5 लाख रुपए का आपको क्या मिल गया, डिडक्शन मिल गया। अब इस असेट को आपने क्या कर दिया, रिसर्च पूरी होने के बाद बिजनेस के लिए यूज में ले रहे हो, रिसर्च पूरी होने के बाद बिजनेस के लिए यूज में ले रहे हो, तो ये जो भी रेट का है उस ब्लॉक में जाके जुड़ेगा। तो ब्लॉक रेट सपोज करो ये 15% की मशीन है, तो ये 15% में जाके जुड़ेगी, तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, इसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी परचेज प्राइस माइनस व्हाट, माइनस द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35(1)(4। ठीक है, तो इसकी परचेज प्राइस हो जाएगी क्या, इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। द नेक्स्ट देखिए, अगर कोई अपन ने क्या किया था, स्टॉक इन ट्रेड को, स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया था, तो अपन ने जो फेयर मार्केट वैल्यू ली है इस इन्वेंट्री की फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, वही इस कैपिटल असेट की क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। वही इस कैपिटल असेट की क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। तो वेयर इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड और ट्रीटेड एज कैपिटल असेट, वेयर इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड और ट्रीटेड एज कैपिटल असेट and used for the purpose of business or profession, the fair market value of the inventory, the fair market value of the inventory as on the date of conversion into capital asset, वो क्या बन जाएगा, fair market value of inventory on as on the date of conversion of the into that capital asset, वो क्या बन जाएगा, cost बन जाएगा। अगर कोई असेट असेसी को गिफ्ट में मिलता है, यदि कोई असेट असेसी को गिफ्ट में मिलता है या इनहेरिटेंस में मिलता है, तो जो प्रीवियस ओनर की एक्चुअल कॉस्ट है उसमें से डेप्रीसिएशन अलाउ कर दो, एज इफ द असेट इज द ओनली असेट इन द रेलेवेंट ब्लॉक, और जो WDV आएगी, जो WDV आएगी वही क्या बन जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। तो असेट्स एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस, असेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस, यहां पे जो एक्चुअल कॉस्ट है to the previous owner, actual cost to the previous owner as reduced by what, as reduced by the amount of depreciation allowed, as reduced by the amount of depreciation allowed, यानी जो WDV है previous owner की वही क्या बन जाएगी, यहाँ पे actual cost बन जाएगी। फिर है एक्सप्रेशन 3, अगर आपने कोई सेकेंड हैंड असेट लिया और वो एनहेंस कॉस्ट पे लिया है, सेकेंड हैंड असेट लिया है और वो क्या लिया है, एनहेंस कॉस्ट पे लिया है, सेकेंड हैंड असेट लिया है और वो एनहेंस कॉस्ट पे लिया है, मेन पर्पस क्या है, टू क्लेम एक्सेसिव डेप्रीसिएशन, जो बाजार की कीमत है उससे ज्यादा कीमत पे आपने सेकेंड हैंड असेट एक्वायर किया है। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होएगा, एक्चुअल कॉस्ट एज डिटरमाइंड बाय एओ विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ से जॉइंट कमिश्नर। तो सेकेंड हैंड असेट एक्वायर्ड एट एनहेंस कॉस्ट टू क्लेम एक्सेसिव डेप्रीसिएशन, एक्चुअल कॉस्ट as determined by the AO with the previous approval of the joint commissioner। ठीक है, तो अगर आप सेकेंड हैंड असेट एक्वायर कर रहे हो एट एनहेंस कॉस्ट टू क्लेम से एक्सेसिव डेप्रीसिएशन, देन वी आर हैविंग से, अगर कोई असेट आपने सेल किया और इसको बाद में क्या कर लिया, री एक्वायर कर लिया, उधर वहां तो फेयर मार्केट वैल्यू को एक्चुअल कॉस्ट मान लिया गया, या सेल करते वक्त उसकी जो WDV थी और रीएक्विजिशन प्राइस विच एवर इज लेस, सेल करते वक्त जो उसकी WDV थी या रीएक्विजिशन प्राइस विच एज लेस, वो क्या बन जाएगी,
एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। तो वेयर बेसिकली द असेसी हैज रीएक्वायर्ड द एसेट, द असेसी हैज रीएक्वायर्ड द एसेट विच वंस बिलोंग टू हिम बट ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन। तो जो WDV है एट द टाइम ऑफ सेल, WDV है एट द टाइम ऑफ सेल बाय द असेसी, और रीएक्विजिशन प्राइस, और से रीएक्विजिशन प्राइस जो भी दोनों में से क्या होगा? कम होगा, वो क्या हो जाएगा? एक्चुअल कॉस्ट होगी। जो भी दोनों में से कम होगा वो क्या होगी? एक्चुअल कॉस्ट होगी। फिर आता है सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन्स। फिर क्या आता है? सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन्स। सेल किया और वापस से लीज पे ले लिया। तो जैसे मिस्टर एक्स है, उसने असेट को सेल किया और वापस से क्या ले लिया? असेट को दे दिया वाई को, और वाई से क्या ले लिया? लीज पे ले लिया। तो अब वाई ओनर हो गया, वाई ओनर हो गया, इज एंटाइटल्ड फॉर डेप्रिसिएशन। वाई ओनर हो गया एंड इज एंटाइटल्ड फॉर डेप्रिसिएशन। तो जो WDV है ऑफ द लेसी, जो कि कौन है? मिस्टर एक्स है, एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल will become actual cost to the lesser, will become क्या? actual cost to the lesser। तो WDV of the lessee, WDV of the lessee at the time of sale will become say the actual cost to the lesser। अब बिल्डिंग तो जो थी प्रीवियसली आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए काम में ले रहे थे, अब आप उसको क्या है? बिजनेस पर्पस के लिए काम में ले रहे हो। अब आप उसको क्या है? बिजनेस पर्पस के लिए काम में ले रहे हो। बिल्डिंग जो प्रीवियसली आप रेजिडेंशियल पर्पसेस या अदर पर्पसेस के लिए काम में ले रहे थे, अब बिजनेस पर्पसेस के लिए काम में ले रहे हो। तो शुरुआत से ही ये बिल्डिंग यदि बिजनेस और प्रोफेशन के लिए काम में ली जा रही होती, शुरुआत से ही ये बिल्डिंग यदि बिजनेस और प्रोफेशन के लिए काम में ली जा रही होती, तो शुरुआत से ये बिल्डिंग अगर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए काम में ली जा रही होती, आज की रेट से उसको डेप्रिसिएट करो, आज की रेट से उसको डेप्रिसिएट करो। जो उसकी WDV आएगी वही क्या बन जाएगी? वही एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। इसी हिसाब से जैसे अपन ने एक्सप्लेनेशन ऊपर पढ़े थे ब्लॉक के, वैसे ही एक्सप्रेशन ये है कि अगर होल्डिंग कंपनी ने कोई कैपिटल असेट अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफ़र किया, होल्डिंग कंपनी ने कोई कैपिटल असेट किसको ट्रांसफ़र कर दिया? अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया। किसको ट्रांसफ़र कर दिया? कि अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया। इसी हिसाब से 100% सब्सिडरी कंपनी ने वो असेट किसको ट्रांसफ़र कर दिया? होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी क्या है? इंडियन कंपनी है। तो उस पर्टिकुलर सरकमस्टांस में जो ट्रांसफरर कंपनी की जो एक्चुअल कॉस्ट है विल बिकम कॉस्ट ऑफ असेट टू ट्रांसफरी कंपनी, वही क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ असेट बन जाएगी किसकी? ट्रांसफरी कंपनी की। इसी हिसाब से अमलगमेशन में अमलगमेटिंग कंपनी ने असेट किसको ट्रांसफर कर दिया? अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। अमलगमेशन में अमलगमेटिंग कंपनी ने असेट अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। तो जो अमलगमेटेड कंपनी है इंडियन कंपनी है, तो जो अमलगमेटिंग कंपनी की कॉस्ट है वही क्या बन जाएगी? अमलगमेटेड कंपनी की कॉस्ट बन जाएगी। जो अमलगमेटिंग कंपनी की कॉस्ट है वही क्या बन जाएगी? अमलगमेटेड कंपनी की क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। इसी हिसाब से ट्रांसफर ऑफ कैपिटल सेट है इन अ स्कीम ऑफ डिमर्जर। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल सेट है
इन अ स्कीम ऑफ डिमर्जर। डिमर्जर के परस्वेंस में डिमर्ज कंपनी से असेट रिजल्टिंग कंपनी को गया, तो यहां पे जो रिजल्टिंग डिमर्ज कंपनी की कॉस्ट है वही रिजल्टिंग कंपनी की कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है। डिमर्जर के परस्वेंस में कैपिटल असेट डिमर्ज कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी को गया। रिजल्टिंग कंपनी क्या होनी चाहिए? इंडियन कंपनी होनी चाहिए। तो जो डिमर्ज कंपनी की कॉस्ट है वही रिजल्टिंग कंपनी की कॉस्ट बन जाएगी। इसी हिसाब से अगर कोई असेट नॉन रेजिडेंट भारत के बाहर से लाते हैं, एक्सप्रेशन 8 अपन पढ़ ही चुके, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, एक्सप्रेशन 9 हम पढ़ चुके, आईटीसी से रिलेटेड है, एक्सप्रेशन 10 हम पढ़ चुके, ये सब्सिडी ग्रांट से मतलब है। अब एक्सप्रेशन 11 में अगर कोई असेट नॉन रेजिडेंट इंडिया में लेके आ रहा है बिजनेस पर्पसेस के लिए, तो शुरुआत से ही ये एसेट इंडिया में लाया होता, शुरुआत से ही एसेट इंडिया में लाया होता, तो उसमें डेप्रिसिएशन घटा दीजिए। जो उसकी WDV आएगी वो उसकी क्या बन जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। एन असेट एक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट and is subsequently brought to India and used for the purpose of business and profession. Actual cost as reduced by the depreciation that would have been allowed had the asset been used in India for the said purpose since the date of its acquisition. फिर आती है बात क्या? कैपिटल असेट जो एक्वायर किया गया है अंडर कॉर्पोरेटाइजेशन स्कीम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो जो सोसाइटी के जो कॉस्ट है वही क्या बन जाएगी? कंपनी के लिए कॉस्ट बन जाएगी, वही कंपनी के लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। फिर 35 AD में अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया उसका 100% डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, उसका 100% डिडक्शन मिल जाता है। तो बट नेचुरल है, अगर 35 लाख रुपए का आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा और उसका 35 AD में 35 लाख रुपए का पूरा डिडक्शन मिल गया, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो गई? उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो गई? नील हो गई। उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो गई? उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो गई? नील हो गई। कैपिटल असेट ऑन विच डिडक्शन हैज बीन अलाउड और इज अलाउेबल अंडर सेक्शन 35 AD, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। इन केस ऑफ सच असेसी इफ द असेट इज एक्वायर्ड और रिसीव्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल और इन इररिवोकेबल ट्रस्ट और एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी या बाय मोड ऑफ ट्रांसफर रेफर्ड अंडर 47(1), 4, 5, 6, 6B और से 13, 13B और 14। अगर किसी कैपिटल असेट जिसका डिडक्शन अलाउ कर दिया गया था वो वापस से इनकम मान लेते हैं क्योंकि वो असेट स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए काम में नहीं लिया, तो जो एक्चुअल कॉस्ट होगी उस केस के अंदर एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी एज रिड्यूस बाय द डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एट द रेट्स इन फोर्स that would have been allowable had the asset been used for other than specified purposes since its initial acquisition. तो सीधी सी बात है, शुरुआत से ही अगर ये नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए काम में आ रहा होता तो जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू आ रही है वही इसकी क्या बन जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है अपना अपोर्शनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, जैसे अमलगमेशन हो गया या डिमर्जर हो गया, फर्म का कन्वर्जन हो गया इनटू कंपनी, 47(13) की कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है यहाँ पे। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न का कन्वर्जन हो गया इनटू कंपनी, 47(14) की कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। या अनलिस्टेड कंपनी,
या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसका कन्वर्जन हो गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, या किसी भी तरह का सक्सेशन हो गया, तो यहां पे जो डेप्रीसिएशन होगा वो डिवाइड कर दिया जाएगा, अपोर्शन कर दिया जाएगा। पहले तो ऐसे कैलकुलेट होगा एज इफ दिस कन्वर्जन और रीऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट टेकन प्लेस, और फिर इसको अपोर्शन कर देंगे इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज, इसको अपोर्शन कर देंगे इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर विच assets are used by them, for which assets are say used by them. तो अपॉर्शनमेंट हो जाएगा इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस, या फिर बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, अमलगमेशन डिमर्जर हो गया, तो जो टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गया है उसको अपॉर्शन कर दिया जाएगा इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर विच से असेट्स आर यूज्ड बाय देम। फिर आता है 32(1)(2)(a), ये डील करता है किससे? एडिशनल डेप्रिसिएशन से। 32(1)(2)(a) किससे डील कर रहा है? एडिशनल डेप्रिसिएशन से। तो देखिए एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है जो असेसी एंगेज होता है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल या थिंग, या जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यह किस में लग रहा है? पावर जनरेशन में लग रहा है। अब यहां पे 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, और अगर प्लांट एंड मशीनरी इज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, उस केस में एडिशनल डेप्रिसिएशन ये कैलकुलेट होगा एट रेट ऑफ 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। ये कैसे कैलकुलेट होगा? 10% ऑफ से एक्चुअल कॉस्ट ये एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, और बचा हुआ अगले साल होगा। पर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन तभी अलाउ हो रहा है when the assessee has opted out of default tax regime. When the assessee has opted out of default tax regime and opted for the normal provisions of the act, and opted for what? Normal provisions of the act, ठीक है, and opted for say normal provisions of the act। तो देखिए तो अब देखिए इन केस ऑफ एनी न्यू मशीनरी और प्लांट, सेकेंड हैंड प्लांट पे नहीं मिलता, जिसका 100% डिडक्शन मिल जाता है इन 1 फाइनेंशियल ईयर, उस पे नहीं मिलता। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे नहीं मिलता, ऑफिस इक्विपमेंट और अप्लायंसेस पे नहीं मिलता, ठीक है, वेसल्स और शिप्स और एयरक्राफ्ट पे नहीं मिलता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कहाँ नहीं मिल रहा है?
उस मशीनरी और प्लांट पे नहीं मिल रहा है जिसका 100% डिडक्शन मिल जाता है बाय वे ऑफ डेप्रीसिएशन और अदरवाइज इन वन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। दूसरा किस पे नहीं मिल रहा है? उस मशीनरी और प्लांट पे नहीं मिल रहा है जो ऑफिस प्रीमाइसेस और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इंक्लूडिंग गेस्ट हाउस जो लगाए जा रहे हो ऑफिस प्रीमाइसेस में, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में, गेस्ट हाउस में। ऑफिस अप्लायंसेज और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे नहीं मिलता है, या जिस मशीनरी का सेकेंड हैंड प्लांट है उस पर नहीं मिलेगा। तो इन केस ऑफ एनी न्यू मशीनरी और प्लांट other than vessel or aircraft acquired by SSE engaged in manufacture or production of any article or thing या engaged in the business of generation and distribution of power, further sum of 20% of actual cost of plant and machinery is allowed। यदि plant and machinery is put to use for less than 180 days then at 10% की रेट से additional depreciation इस साल मिलेगा और बचा हुआ 10% अगले साल मिलेगा। additional depreciation not admissible assessing paying tax under not admissible to assessee paying tax under default tax regime अंडर सेक्शन 115 BAC। एडिशनल डेप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब असेसी हैज ऑप्टेड आउट ऑफ से डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तभी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। कंपनी में या कोऑपरेटिव सोसाइटी में इफ दे ऑप्ट फॉर concessional rate of tax under section 115 BAA और BAB, BAD, BAE, तो उस केस के अंदर जब कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पे ऑप्ट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन विल नॉट बी एडमिसिबल। अब अगर कोई डेप्रिसिएशन आपका रहता है अनएब्जॉर्ब्ड, यदि आपका डेप्रिसिएशन अनएब्जॉर्ब्ड रहता है तो वो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरीज। यहां पे ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस will be given priority over set off of unabsorbed depreciation। Brought forward business loss will be given priority over set off of unabsorbed depreciation। ये जो unabsorbed depreciation है the same can be carried forward for indefinite period। Return of loss is not required to be submitted to carry forward unabsorbed depreciation। तो ये 32(2) में दे रखा है unabsorbed depreciation। तो देखिए unabsorbed depreciation can be carried forward for indefinite period and it will be set off against any head of income except salaries। Brought forward business loss under section 72(2) and section 73(3) shall be given priority over set off of unabsorbed depreciation। Unabsorbed depreciation can be carried forward even if return of income is not furnished as per the due date specified under 139(1)। ठीक है। फिर आता है देखो 32(1)(1) में डेप्रीसिएशन, 32(1)(1) में डेप्रीसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग्स। ओके, ये आ रहा है डेप्रीसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग्स। ये इनके पास ऑप्शन है, तो देखें क्लेम डेप्रीसिएशन
ऑन SLM बेसिस, ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस। SLM बेसिस पे ये क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं SLM बेसिस पे इंस्टेड ऑफ WDV, और SLM बेसिस पे एक्चुअल कॉस्ट पे ये क्या है, डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इधर ऑप्शन एक्सरसाइज किया, एक बार ये इधर ऑप्शन एक्सरसाइज किया, सेम कैन नॉट बी विड्रॉन, सेम कैन नॉट बी से विड्रॉन। अब अगर सपोज कीजिए 25 लाख का असेट था, सिंगल असेट SLM पे, 5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम किया हुआ है, डेप्रिसिएटेड वैल्यू WDV क्या आ रही है, 20 लाख की। अब इस असेट को सेल कर दिया 22 लाख में, 18 लाख में, 28 लाख में, 3 इंडिपेंडेंट केसेस हैं। 22 लाख में सेल कर दोगे, सेल प्रोसीड डेप्रिसिएटेड वैल्यू से ज्यादा आ रही है, तो यहां पे 2 लाख रुपए क्या कहलाया जाएगा, बिजनेस प्रॉफिट रहेगा। 2 लाख रुपए आपका बिजनेस प्रॉफिट रहेगा, टैक्सेबल अंडर 41(2), टैक्सेबल अंडर 41(2). 20 लाख की जो वैल्यू है 18 लाख में बेच दिया, तो 2 लाख रुपए का क्या कहलाया जाएगा, यहां पे ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन है, ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन है, डिडक्शन मिल जाएगा इसका एज लॉस। और 28 में बेचा तो ओवरऑल गेन कितना हो गया, ओवरऑल गेन 8 लाख हो गया, ओवरऑल गेन 8 लाख हो गया। ओवर दी अबव ओरिजिनल कॉस्ट कितना बिका, 28 लाख माइनस 25 लाख, तीन लाख रुपए का तो ये हो जाएगा कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50A। 3 लाख का तो एक कैपिटल गेन हो जाएगा अंडर 50A, 3 लाख का तो कैपिटल गेन हो जाएगा अंडर 50A, ओवर एंड अबव जो ओरिजिनल कॉस्ट बिक रहा है। और 28 लाख सॉरी जितना है, WDV कितना था, WDV कितना था, 20 लाख, 20 लाख और बेचा टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट 25 लाख, ये 5 लाख रुपए का क्या कहलाया जाएगा, 41(2) में बैलेंसिंग चार्ज कहलाया जाएगा। तो देखिए, अगर पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग्स की बात हम करें, पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग्स हैव एन ऑप्शन टू क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर SLM बेसिस इंस्टेड ऑफ WDV। जब सेल ऑफ असेट की हम बात करते हैं, ऑन सेल ऑफ असेट, इफ मनी इज पेएबल इंक्लूडिंग स्क्रैप, यदि मनी इज पेएबल इंक्लूडिंग स्क्रैप इज लेस देन WDV ऑफ द असेट, then the difference is written off in the books of accounts as terminal depreciation। तो मनी इज पेएबल किससे कम है, WDV से कम है। अगर मनी इज पेएबल ज्यादा है तो मनी इज पेएबल माइनस एक्चुअल कॉस्ट, इफ पॉजिटिव ये कैपिटल गेन कहलाया जाएगा, और यहाँ पे लोअर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट या मनी इज पेएबल माइनस WDV, ये क्या है आपका बैलेंसिंग चार्ज होगा। तो ये अभी अपन ने डेप्रिसिएशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसका सारा